नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे। शुरुआत यूपी विधानसभा की कार्रवाई से। जी हां, जो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि विधानसभा की कार्रवाई पहले से तय समय के मुताबिक 10 मार्च तक चलनी थी, लेकिन सत्ता पक्ष ने सारे विभागों के बजट पास कराकर सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी सहमति जताते हुए विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि सदन को साल में 90 दिन चलाने की बात कही गई थी, लेकिन शेड्यूल के बावजूद पूरे दिन सदन क्यों नहीं चलाया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी संविधान, लोकतंत्र, संसदीय परिपाटी, संसदीय मर्यादाओं को बिल्कुल विनाश करने पर तुली हुई है। 10 मार्च तक सरकार और माननीय अध्यक्ष जी के निर्णय से 10 मार्च तक सदन चलने का निर्णय हुआ था। फिर लोगों ने कहा था कि हम चलवाएंगे, बढ़ाएंगे भी, लेकिन आज एक बार कहा गया कि नहीं, संसदीय कार्य मंत्री बजट पेश करने लगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मर्यादा को समझती है और लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार बजट का सत्र आया है और सत्र में बड़ी संख्या में पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी बातें सदन के अंदर रखी हैं। और आज तो मुझे आश्चर्य इस बात से है कि जब सदन का समापन हो रहा हो, आप सदन को वॉकआउट करके चले जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रगान के लिए भी नहीं आना, यह तो बहुत ही निंदनीय विषय है। वहीं सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गलत जानकारी देने के आरोप में स्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब्दुल्ला आजम पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अब्दुल्ला आजम ने 2017 में विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ दी थी, जिसकी शिकायत नवाब काजिम अली खान ने चुनाव आयोग से की थी। इसी मामले में चुनाव आयोग की चिट्ठी के आधार पर अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कानूनगो की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो आपको बता दें, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर एक और मामला दर्ज हुआ। चुनाव आयोग को 2017 में चुनाव की गलत जानकारी देने पर मुश्किल में फंसे अब्दुल्ला आजम, नवाब काजिम अली ने दर्ज कराया केस। तो चुनाव आयोग की चिट्ठी के आधार पर मामला दर्ज हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम फिर फंसे, एक और मामला दर्ज। करीब 2 साल से पंजाब की जेल में बंद मऊ के बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी वापस लाने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मुख्तार अंसारी वापस उत्तर प्रदेश आएगा या फिर वो पंजाब की जेल में ही बंद रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने मुख्तार अंसारी और दुष्यंत दवे ने पंजाब सरकार का पक्ष रखा, तो दूसरी तरफ यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जिरह की, जिसमें दुष्यंत दवे ने कहा कि पंजाब सरकार को मुख्तार से कोई सहानुभूति नहीं है और कोर्ट के आदेश पर ही मुख्तार पंजाब में है। दवे ने यूपी सरकार की याचिका को संवैधानिक बताते हुए कोर्ट से अर्जी को खारिज करने की अपील की, जबकि मुख्तार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि विपक्षी पार्टी का होने की वजह से ही उसे निशाना बनाया जा रहा है। रोहतगी ने कहा कि यूपी में मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी पेशी करवाई जाए और मुख्तार के केस दिल्ली ट्रांसफर होने पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि राज्य के पास भले ही मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य सरकार नागरिकों और पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करती है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करती है और कोर्ट को उस कसौटी पर अमल करने की जरूरत है। तुषार मेहता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी की मांग पर विजय माल्या का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे तो विजय माल्या की पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संभव है और उसे भारत लाने की फिर क्या जरूरत है। आज मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास और उमर अंसारी एक बार फिर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। दोनों के साथ उनके वकील भी मौजूद थे। हजरतगंज कोतवाली में पुलिस ने अवैध संपत्ति के मामले में मुख्तार के दोनों बेटों से पूछताछ की। मुख्तार के बेटों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में अवैध संपत्ति पर कब्जे और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है, जिसमें पहले भी एक बार दोनों से पूछताछ हो चुकी है।
गिरफ्तार के दोनों बेटों से आज फिर हुई पूछताछ। वहीं लखनऊ में 6 जनवरी को हुई अजीत सिंह हत्याकांड में बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ धनंजय की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जहां दबिश दे रही है, तो दूसरी तरफ अब यूपी सरकार धनंजय सिंह की जमानत रद्द करवाने की तैयारी में लग गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग ने धनंजय की जमानत रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में नियुक्त सरकारी वकीलों से राय मांगी है और उम्मीद जताई जा रही है कि वकीलों की हड़ताल खत्म होने के बाद हाईकोर्ट खुलने पर धनंजय की जमानत रद्द करने के लिए जरूरी औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को धमकाकर उससे रंगदारी मांगने के मामले में धनंजय को पिछले साल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल ही 27 अगस्त को धनंजय की अर्जी मंजूर करते हुए उसे सशर्त जमानत दी थी, लेकिन लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह मुख्य साजिशकर्ता बनाकर एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद से लगातार पुलिस धनंजय की तलाश कर रही है। आपके अपने चैनल एबीपी गंगा के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही बाहुबली धनंजय सिंह की जमानत निरस्त करा सकती है। सूबे के गृह विभाग ने इसके लिए हाईकोर्ट में तैनात सरकारी वकीलों से राय भी मांगी है। उम्मीद जताई जा रही है कि धनंजय सिंह की जमानत निरस्त कराए जाने की अर्जी अगले हफ्ते हाईकोर्ट में दाखिल की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में धनंजय सिंह की मुश्किलें न सिर्फ बढ़ेंगी बल्कि दोबारा गिरफ्तार होकर जेल जाने पर उसका आसानी से बाहर आ पाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 27 अगस्त को बाहुबली धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कई शर्तें भी लगाई थीं। इन शर्तों में यह था कि जेल से बाहर आने के बाद धनंजय सिंह किसी आपराधिक घटना में शामिल नहीं होगा, वो जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेगा और साथ ही साथ सबूतों व गवाहों को प्रभावित करने का काम नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब इसी को आधार बनाकर धनंजय सिंह की जमानत निरस्त कराने की तैयारी में है। वहीं लखनऊ में विमेन पावर लाइन 1090 मुख्यालय में विस्फोटक की एक कॉल ने हड़कंप मचा दिया। सुबह करीब 11 बजे किसी महिला ने विमेन पावर लाइन के कॉल सेंटर के नंबर पर फोन करके बम धमाका करने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के होश उड़ गए। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने 1090 मुख्यालय जाकर छानबीन शुरू की, लेकिन बम या विस्फोटक सामग्री जैसी कोई भी चीज वहां नहीं मिली। इस दौरान हड़कंप मचा रहा। अफवाह साबित हुई बम से उड़ाने की धमकी। विमेन पावर लाइन को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। महिला ने फोन पर दी थी विस्फोटक की जानकारी। 1090 मुख्यालय के हॉल में विस्फोटक की कही थी बात। 2 घंटे से ज्यादा चली तलाशी, लेकिन फिर अफवाह साबित हुई यह सूचना। वहीं आगरा में ताजमहल में बम की सूचना देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी फिरोजाबाद के नारखी थाना इलाके से हुई है। आरोपी युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ताजमहल में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया था। हालांकि बम स्क्वाड के सर्च ऑपरेशन के बाद बम की खबर झूठी निकली थी। अयोध्या से मारपीट के 2 वीडियो सामने आए हैं। दोनों वीडियो साकेत महाविद्यालय से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पहली तस्वीर में छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अजय आजाद को कुछ साधु वेशधारी लोग पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में कैंपस के अंदर एक युवक को कुछ लड़के घेरे खड़े हैं और इसी बीच छात्र नेता इमरान हाशमी युवक को मार रहा है। वहीं दोनों वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दो वीडियो कल वायरल हुए, जिसमें से एक वीडियो जो है वो काफ़ी पुराना प्रतीत है, जो कि साकेत कॉलेज के कैंपस का है, अंदर का मैटर है, जिसके बारे में कभी पुलिस को नहीं बताया गया। और एक वीडियो जो है वो 2-3 दिन पहले का है। इस दोनों वीडियो पर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा कायम करा दिया गया है और दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के खिलाफ लोगों ने आरोप लगाया है। क्योंकि घटनास्थल दोनों 2 जगह का था, इसलिए दोनों मामले में पुलिस के द्वारा मुकदमा कायम कर दिया गया है। वहीं जौनपुर से मारपीट का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में कैद मारपीट की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ दबंग कैसे बाइक से उतरकर एक युवक पर टूट पड़ते हैं।
सभी मिलकर एक युवक को लाठी डंडों और घूंसों से बेरहमी से पीट रहे हैं। युवक भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ और लोग आकर युवक को मारने लगते हैं। इस मारपीट में युवक घायल भी हो जाता है। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है और यह मामला सुजानगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उधर हरदोई में बीएसए ऑफिस मानो कुश्ती का अखाड़ा बन गया। देखते ही देखते यहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दफ्तर का एक चपरासी एक युवक को जमीन पर गिरा कर मार रहा है। इस दौरान वहां खड़े लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह इस मारपीट को छुड़वाया। बताया जा रहा है कि युवक विभागीय काम के लिए यहां पर आया था और तभी किसी बात को लेकर चपरासी से इस युवक की कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपीट होने लगी। बीएसए ऑफिस में दंगल हुआ, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मारपीट हुई तो जमीन पर गिराकर युवक को पीटा गया। वहीं फतेहपुर में युवक की मौत पर उसके परिजनों ने कोतवाली का घेराव कर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि मृतक को कुछ लोग लकड़ी लादने के लिए ले गए थे और गाड़ी से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। ये मामला खागा कोतवाली के पंभीपुर गांव का है। घटना के बाद एएसपी का कहना है कि लोडर पर लकड़ी लादते वक्त युवक उसकी चपेट में आ गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। फतेहपुर के खागा थाना क्षेत्र में एक लोडर पर लकड़ी लोड करते समय एक व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया और घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिजनों की तहरीर पर थाना खागा पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। डेड बॉडी को पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर मेरठ से, जहां पुलिस ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर हस्तिनापुर और मवाना के खादर इलाके में अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की है और पुलिस ने 5000 लीटर लहन और अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। तो पंचायत चुनाव से पहले सख्त है पुलिस और लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आज मेरठ में अवैध शराब के खिलाफ यह कार्रवाई हुई। हस्तिनापुर मवाना के खादर इलाके में कार्रवाई की गई। वहीं बिजनौर में दिन दहाड़े दो बदमाश महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दो बदमाश बाइक पर सवार हैं और मौका देखकर वो महिला के चेन पर झपट्टा मारते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। मामला थाना धामपुर के कालागढ़ रोड का है। सीतापुर के दो गांव में करीब 17 मकान आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो गए। हादसा रामपुर मथुरा क्षेत्र में हुआ, जहां भागीपुर गांव में 15 घर और दपालीपुरवा में 2 घर जलकर खाक हो गए। इस हादसे में लाखों का सामान जल गया। मकान घास फूस के बने होने की वजह से एक साथ धू धू कर जलने लगे। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं एडवोकेट ओमकार तोमर खुदकुशी मामले में वकीलों ने आंदोलन तेज कर दिया है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के वकील हड़ताल पर रहे। मेरठ कचहरी में वकीलों ने गेट में ताला बंद कर हंगामा किया। इस दौरान अधिकारियों के वाहनों को भी कचहरी नहीं जाने दिया गया। वकीलों की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दरअसल इस मामले में 14 आरोपियों में से अभी सिर्फ 3 आरोपियों की ही गिरफ्तारी हुई है। मेरठ के वकील 13 फरवरी से ही आंदोलन कर रहे हैं। उधर वाराणसी में एक फर्जी वकील की गिरफ्तारी हुई है। इस फर्जी वकील को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए वकील का नाम गुलाब है। वकीलों की शिकायत पर पुलिस ने इस फर्जी वकील को गिरफ्तार किया है। वहीं अमेठी में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जगदीशपुर पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर सगे भाई हैं और इनके पास से 2 किलो 650 ग्राम स्मैक और 4 किलो डोडा बरामद किया गया है। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी मंगौली गांव से हुई, जिसके बाद पुलिस टीम को एसपी ने 25,000 का पुरस्कार भी दिया है।
बना देंगे। 98 की उम्र में जब हाथ कांपते हो, चलना फिरना मुश्किल हो जाए, आंखों की रोशनी राह की बाधा बन जाए, फिर भी कोई बुजुर्ग चना बेचकर खुद से अपना खर्चा चला रहा हो, तो उस समय उसकी खुददारी का खैर मकदम करना तो बनता ही है। रायबरेली में एक बुजुर्ग का जिले के डीएम ने ऐसे ही खैर मकदम किया। देखिए खास रिपोर्ट। जरा सोचिए, शासन प्रशासन अगर संवेदनशील हो जाए तो फिर जमीनी हकीकत हवा हवाई नहीं, इसी तरह धरातल पर नजर आती है। और ये तो स्वाभिमान का सम्मान है। वाकई स्वाभिमान हो तो ऐसा। 98 साल की उम्र में भी इससे कोई समझौता नहीं। जिस उम्र में शरीर जवाब दे जाता है, सांसें कब थम जाए पता नहीं, लेकिन इतनी बुजुर्गियत के बावजूद अगर किसी बुजुर्ग में इतना जोश और जज्बा हो तो फिर उसका भी कोई जवाब नहीं। ये रायबरेली में हरचंदपुर के रहने वाले विजयपाल सिंह हैं। 98 साल की उम्र में चने की दुकान लगाते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि बच्चों पर बोझ न पड़े। बस चना बेचते बुजुर्ग विजयपाल सिंह पर डीएम साहब की नज़र पड़ गई। फिर क्या, उन्होंने फौरन बुजुर्ग को अपने दफ्तर पर बुलवाया और उन्हें 11,000 रुपये नगद, छड़ी, शॉल के अलावा शौचालय और राशन कार्ड की सौगात भी दी। साथ ही सरकारी गाड़ी में बैठाकर घर भिजवाया। बुजुर्ग इस सम्मान से गदगद हैं। सीएम योगी और डीएम साहब को दुआ और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने चना बेचता था। सामने मजबूरी है कि बच्चों को मैंने जो कुछ अलग अलग हो गए और अपने परिवार पाले और गरीबी में पड़े, तो मैंने यही सोचा कि बच्चों के ऊपर बोझ न डालूं। वैसे विजयपाल सिंह के 2 बेटे हैं और दोनों बेटे रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन विजयपाल के संघर्ष और स्वाभिमान की कहानी सबको प्रेरित करने वाली है। इनके पास पहले से प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है और साथ ही आज ही हम इनको एक पात्र राशन कार्ड भी बनाकर आज ही हम इनको उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही हमने इनको जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय स्वीकृत कर दिया है, जो 2 दिन पहले ही धनराशि इनके खाते में चली गई है। बहरहाल एक जिलाधिकारी की ओर से बुजुर्ग विजयपाल सिंह का सम्मान उन जैसे तमाम बुजुर्गों का सम्मान है जो इस उम्र में भी अपने कंधों पर खुद का बोझ उठाने की हिम्मत रखते हैं। समझ लीजिए, ये आत्मनिर्भर भारत के सबसे सटीक और सशक्त उदाहरण भी है। रायबरेली से एबीपी गंगा के लिए डॉक्टर पंकज सिंह की रिपोर्ट।